अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। इस हफ्ते इकॉनमी की अगर आप बात करें तो दो बड़ी खबरें ज़रूर हमें देखने को मिली। एक, बिलाखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में कमी का ऐलान किया, जो एक्सपेक्टेड था, दो कि मार्केट ये तवक्को कर रही थी कि शायद इससे भी ज़्यादा कम किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर है, बिलाखिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पाकिस्तान का जो केस है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने, वो 25 सितंबर को सामने रखने का जो डेट है वो सामने आ गई है। और जो $7 बिलियन का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था प्रोग्राम का, अब वो उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के सामने जाएगा और तवक्को यही है कि उसे IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो अप्रूव कर देगा। अब ये दोनों खबरें, एटलीस्ट जो इंटरेस्ट रेट वाली जो बात है वो यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव खबर है। एज फार एज IMF इज कंसर्न, जब भी आप कोई लोन लेते हैं वो कोई उस लिहाज से कोई प्राउड मोमेंट तो नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है IMF के पास जब आप जाते हैं तो आपके मुश्किल हालात हैं। लेकिन गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस, इमीडिएटली मे बी आवाम को तो कोई रिलीफ ना मिले, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पिक्चर और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके लिए तो एक अच्छी खबर है। दो कि वी नो और डिस्कस भी करेंगे कि IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो बड़ी टफ होती हैं, शायद आम आदमी के लिए उससे मुश्किलात जो हैं उसमें इजाफा ही हो। बट ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इकोनॉमी, जो पॉलिटिकल जो ओवरऑल पिक्चर है वो एक इट्स अ गुड न्यूज़ इन दैट सेंस। देखिए कामरान, ये जो दोनों फैसले हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और IMF का फैसला कि वो पाकिस्तान का जो केस है फाइनली बोर्ड में लेके जाएगा, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि एक स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा, इन अ सेंस कि अब हमें ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में बाकायदा उसमें शामिल हो जाएगा। और उसके बाद वो अगला प्रोसेस होता है कि उसके जो क्वार्टरली रिव्यूज़ होने हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, जो नए मेजर्स आएंगे। बट एटलीस्ट एक चीज़ क्लियर हो गई कि अब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा रहा है मोर देन 3 इयर्स के पीरियड के लिए। और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होगा, जो फिस्कल फ्रेमवर्क होगा, वो IMF का होगा, स्टीफन डर्कन का नहीं होगा, या PMLN का इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था इस चीज़ का कि वो शरह सूद में कमी नहीं कर रहा। और इवन कि अगर आप IMF के बेंचमार्क्स भी ले लें, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं शरह सूद की डिटर्मिनेशन के लिए, जो तय पाए थे जब 2022 में स्टेट बैंक के कानून में जो है तरमीम की गई थी, तो उसके तहत जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो फ्यूचर जो उसका एक फोरकास्टिंग होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन की, जो कि इस वक्त अगस्त का नंबर आपको पता है 9.6% है, उससे रिलेटेड होता है। बट समहाउ जो स्टेट बैंक है वो शरह सूद में कमी नहीं कर रहा था। अभी भी उन्हें 2% कमी की है, वेलकमिंग, बट इट इज स्टिल लेस देन व्हाट शुड हैव बीन डन। इट इज नॉट कि जी हमें इकोनॉमी चलाने के लिए या वो सारी चीजें अगर आप साइड पे भी कर दें, जो IMF के भी जो बेंचमार्क्स हैं उसके मुताबिक भी कम कमी हुई है। ये एटलीस्ट इस वक्त जो शरह सूद होनी चाहिए थी, जो मौजूदा इंडिकेटर और जो फ्यूचर फोरकास्ट भी आ रहा है, वो इनकी 14% या 15% से ज्यादा इस वक्त नहीं होना चाहिए, अभी भी 17.5%। और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कैसे आपकी मैशत के लिए ऑफ कोर्स तबाहकुन होता है, या अगर कम हो तो फ़ायदा मंद होता है, क्योंकि जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, मसलन अशफाक तोला साहब इसी प्रोग्राम में आए थे जिन्होंने कहा था अगर 1% शरह सूद कम या ज्यादा हो तो को अराउंड शायद 350 बिलियन का डिफरेंस पड़ता है आइदर वे आपके जो मतलब जो इसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट आता है। फ्लोटिंग डेट आपका जो डोमेस्टिक डेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। अगर आपका 45,000 अरब रुपए का आपका इस वक्त डोमेस्टिक डेट है और उसका लेट से 65-70% जो फ्लोटिंग रेट्स के ऊपर है, तो इसका मतलब यह कि कम से कम 350 से 450 अरब रुपए का 1% का फर्क पड़ता है। इसकी दोनों साइड्स के ऊपर आर्गुमेंट्स आते हैं। पहला आर्गुमेंट ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा शरह सूद रखेंगे तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, जो इस वक्त नहीं चल रही। और सबको एविडेंट भी है कि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। पहले 22% रेट था, जिसका मतलब कि 25% से कम उनको कर्जा नहीं मिलता था। अभी भी 17.5% रेट है, तो आपको अभी भी 20% के आसपास कर्जा मिलेगा। चले बेटर देन बिफोर, बट स्टिल देयर इज अ स्पेस। अब आ जाते हैं जो एक इसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये तो कामरान कल हमारे वजीर खजाना का भी बयान आ गया कि जी जो तमाम मामला IMF के साथ खुश असलूबी से तय पा गए हैं। और मसला वही था कि जो 3 ममालिक थे वो रोल ओवर्स नहीं कर रहे थे कर्जों का, और बाकी हमें $2 अरब इजाफी चाहिए था, वो भी नहीं मिल रहा था। रोल ओवर्स का तो सारी दुनिया को पता है। जो इजाफी कर्जा मिल गया है उसके हवाले से कैसे मिला, किन शराइत के ऊपर मिला, इसके ऊपर हम कल बात करें, इसको आज छोड़ देते हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब जैसे आपने जिक्र किया IMF के प्रोग्राम का, जब आता है
तो फिर मुश्किलात भी साथ लाता है। और इन मुश्किलात का आगाज तो जुलाई में ही हो गया, जून में हो गया था। 1800 अरब रुपए अच्छा, मुश्किलात का अगर आप उस पर बात करें, मैं पहले ये जो रोल ओवर का था, जाहिर है कि जो 3 बड़े हमारे बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, मसलन चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, जो उन्होंने हमें कर्जा दे रखा है और उसी की वजह से हम, आपको पता है कि डिफॉल्ट होने से हर दफ़ा बच जाते हैं। हर दफ़ा ये एक साल के लिए हम रोल ओवर करते रहे, लेकिन IMF चाहता था कि ये फॉर अ लॉन्गर पीरियड हो, 3 साल के लिए हो जाए। तो अब जो रोल ओवर हुआ है, ये क्या IMF के कहने के मुताबिक हुआ है या स्टिल इट इज फॉर 1 ईयर या 3 साल के लिए होगा? मैंने 1 साल के लिए ही हुआ है। अब ये दोनों साइड्स पे प्रॉब्लम है, जो हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे। हुकूमत भी इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए है और IMF भी, जो शॉर्ट टर्म में तो उनको ईजी लगता है रास्ता, और शॉर्ट टर्म में ईजी रास्ता क्या कि आप रोल ओवर करवा लो। लॉन्गर टर्म में जो मुश्किल रास्ता है, जिसको अभी तक ना IMF लेना चाह रहा है ना हुकूमत पाकिस्तान लेना चाहे, वो कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग होती है, रिस्केजुलिंग होती है। हमें पता है कि हम ये कर्जा वापस नहीं कर सकते, ये बात तय है कि हमने वापस नहीं करना ये वाला कर्जा शॉर्ट टर्म में। हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है। आपके जो ग्रॉस रिजर्व्स हैं वो $9.5 अरब के हैं, $16.5 अरब इस साल वापस करना नहीं कर सकते। वैसे टोटल तो आपका $26 अरब वापस करना है, $16.5 अरब तो वो है जो रोल ओवर्स करवाना है, $26.5 अरब वापस करना है, और बाकी जो है रिजर्व्स कितने हैं, $9.5 अरब। तो इसीलिए IMF कहता है ये तो आपके दोस्त ममालिक है ना, इनको तो आप रोल ओवर करवा लेना, और बाकी जो IMF को वापस करना वो हो रहा है, जो वर्ल्ड बैंक को करना है वो हो रहा है, एशियाई तरक्याती बैंक को वापस हो रहा है, बाकी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसको वापस हो रहा है, जो मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स और बायलैटरल क्रेडिटर दूसरे वाले जो कर्जे हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड वो वापस हो रहे हैं। ये IMF आपको वापस नहीं करने दे रहा। अब चले, इसमें एक मजबूरी तो है मेरे ख्याल में, तो जो मैं बड़ी देर से 2 साल से एडवोकेट कर रहा हूं कि आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना है। अब कामरान आ जाते हैं दूसरा बड़ा इशू, इस वक्त जो है FBR एक मसला बनेगा। 25 सितंबर को पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगा बोर्ड से, जैसा कि उनकी जो डायरेक्टर फॉर कम्युनिकेशन IMF की, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर कल वाशिंगटन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 25 सितंबर को स्केड्यूल है बोर्ड जिसमें पाकिस्तान के कर्जे की मंजूरी दी जा सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक बोर्ड अप्रूव ना कर दे, तो ऑल्दो बोर्ड अप्रूव कर देता जब मामला उनके पास चला जाता है। तो इसमें जो डिफिकल्टी अब आ रही है कि हुकूमत को 2 माह में 98 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल आ चुका है, और अभी जो इंटरनल असेसमेंट FBR की है, जो 3 माह में ये शॉर्टफॉल है, ये क्यूमुलेटिवली ये वाला मिला के भी वो तकरीबन 200 अरब रुपए से लेके 225 अरब रुपए तक हो सकता है। अच्छा। और हुकूमत ने पहले ही जो एक्सपोर्टर्स के जो रिफंड्स है उसको स्लो डाउन कर दिया है। उनके जो रिफंड्स अगस्त में कोई 56 अरब या 53 अरब रुपए के दिए गए थे, अभी भी शायद इनका ख्याल है कि हम 12-15 अरब से ज्यादा इस महीने रिफंड्स नहीं देंगे, रिफंड्स रोके जा रहे हैं। इसके बावजूद भी मसला नहीं होता। नाज़रीन, खबर ये है कि इस वक्त एक प्लान तैयार हो रहा है FBR के अंदर, और वो प्लान ये है कि जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है इसमें कुछ तरमीम की जाए, और तरमीम करके जो हमारे एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनका जो हुकूमत का ख्याल है कि वो अपना पूरा टैक्स अदा नहीं कर रहे, तो उनको बाकायदा उनके ऊपर जो एक उनके इर्द गिर्द जो उनका घेरा है वो तंग करने का इस वक्त प्लान तैयार हो रहा है। जो इसके पीछे वर्किंग है FBR की, उसके मुताबिक इस वक्त तकरीबन 59 लाख कंपनीज और अफराद ने अपने जो गोशवारे हैं आमदन के पिछले साल जमा करवाए थे, और इसमें सिर्फ 45,000 कंपनियां या अफराद हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदन जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इन गोशवारों में दिखाई है। तो कुल जितने भी गोशवारे जमा हुए उसका सिर्फ 0.8% उन गोशवारों का ऐसा था जहां पे जो सालाना आमदन है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दिखाई गई है। FBR का ये मौक़िफ़ है कि यहां पे इवन के वो लोग जो टैक्स अदा भी कर रहे हैं वो पूरा टैक्स अदा नहीं कर रहे, तो इनके गिर्द अब हम घेरा तंग करेंगे। उन्होंने कहा जी कि जो नॉन फाइलर्स वाली बात है, जो टैक्स बेस से बाहर है, वो तो एक लंबी कहानी, होता नहीं होता, इनसे हम मजीद पैसा लेंगे। और अब प्लान ये तैयार किया जा रहा है कि जो फाइलर है, मैं फाइलर हूं और मेरी अगर इस साल की आमदन 5 लाख रुपया है और मेरी जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है, जो मेरे पास कैश वगैरह पड़ा हुआ तो और 10 लाख पड़ा हुआ, तो मेरी फॉर एग्जांपल अगर 15 लाख रुपए मेरी उस वक्त वैल्यू है, तो अगर मैं 50 लाख रुपए का कोई घर या कोई गाड़ी खरीदने जाऊंगा, तो FBR के प्रपोजल के मुताबिक जो भी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव नहीं किया, आप ये गाड़ी या घर नहीं खरीद सकेंगे। तो फाइलर को उस हद तक खर्च करने की इजाजत होगी जिस हद तक उसकी वर्थ है। इसको उन्होंने थोड़ा सा और अपनी तरफ से जो प्रपोजल है उनका अपनी तरफ से इसको और जो उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की वो ये कि फैमिली ट्री के अंदर अगर आपके वालिद, बहन, भाई या बच्चों के पास भी इतनी वर्थ है कि जो उस एसेट को, असासे को सपोर्ट कर सके और आपने डिक्लेयर किया हुआ हो, तो फिर शायद वो आप अपना
असासा खरीद सकें। लेकिन अगर वो डिक्लेयर्ड इनकम नहीं है तो फिर आप वो असासा खरीद नहीं सकेंगे। इसमें सवाल ये पैदा होगा कि एफबीआर इंप्लीमेंट कैसे करेगा, किसको कैसे पता चलेगा। तो प्रपोजल ये है कि जो बैंक्स हैं या जो कंपनीज हैं जो इन एसेट्स को डील करेंगी, जिसमें प्लॉट्स भी शामिल हैं, गाड़ियां भी और बाकी एसेट्स भी, आपका बैंक बैलेंस भी इवन इसमें शामिल करने की बात हो रही है, तो उन कंपनीज को या उन बैंक्स को आपके डाटा तक एक्सेस दी जाएगी। उनके पास एक लिस्ट जाएगी कि ये जो अफराद हैं ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनके ये एसेट्स से ज़्यादा खरीद नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मना करता है किसी किस्म का भी जो उसका डिस्क्लोजर है, जो टैक्स पेयर की जो इंफॉर्मेशन है। कामरान, तो एक इनको अभी से इसी महीने से लोगों को कुछ इस किस्म के अब नोटिसेस एक जाएंगे, फ्रेंडली नोटिसेस जिसको एफबीआर कह रहा है, कि जिसमें उनको बताया जाएगा कि ये जो पिछला साल गुजरा है जिसका भी हम गोशवारा जमा करवाने जा रहे हैं इस वक्त, उन्होंने कहा जी कि इस साल में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास मुख्तलिफ डाटा डिजिटल नेटवर्क से हमने उठाई है कि आपकी वैल्यू है, आपके जो आमदन है वो 1 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ की आमदन के ऊपर आपने देना है 39 लाख रुपया टैक्स। तो एक ये इस तरह का उनको नोटिस जाएगा। साथ उसमें एक डिस्क्लेमर भी होगा कि जी ये हमारी असेसमेंट है, टैक्स आपका इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो आप हमें जब गोशवारा जमा करवाएंगे तो पता चलेगा। तो लेकिन वार्निंग उसके अंदर ये होगी, चूंकि आपको पहले बता दिया गया था कि आपने सही इनकम बतानी है, तो इसलिए जब गोशवारे लोग जमा करवाएंगे तो सही अपने एसेट डिस्क्लोज करेंगे और सही इनकम डिस्क्लोज करेंगे। दो चीजें हैं। ऑफ कोर्स एक चीज तो ये है कि एज यूजुअल कि जो लोग ऑब्वियसली हमने इनकरेज करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टैक्स नेट के अंदर लाएं, वो अपने जो सालाना इनकम टैक्स गोशवारे हैं वो जमा करवाएं, और जो लोग ऑलरेडी जमा करवा रहे हैं आप उनको फर्दर अगर डराएंगे तो जो बाकी लोग हैं वो फर्दर डिस्करेज होंगे। लेकिन दूसरा इसके अंदर ये भी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, हम भी देखें, हर शख्स जहां पर टैक्स बचाना चाहता है, टैक्स नहीं देना चाहता, रियासत के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। जो लोग भी टैक्स जमा करवाते हैं मजबूरी से करवाते हैं, हमारी तनख्वाह से एट सोर्स कट जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमारे पे छोड़ दिया जाए तो शायद कोई टैक्स जमा नहीं कराएगा। तो इस बात में तो ये वजन है कि जो लोग अपना इनकम टैक्स गोशवारा भरा रहे हैं, आपको पता है कि नॉन फाइलर वाली भी एक कैटेगरी है, उससे बचने के लिए भी लोग करते हैं। और क्योंकि ये रजाकाराना तौर पर होता है कि मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूं तो ये मेरे ऊपर है ना, वो तो मेरा ऑडिट अगर आ जाए तो वो बात की बात है। तो आप भी ये जानते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क के अंदर ऑनेस्ट लोग भी होंगे कि वो ऑनेस्टली जितनी उनकी इनकम है उतना ही वो डिक्लेयर करके, जहां पर तो उनके पास गुंजाइश नहीं, मजबूरी है, उन्होंने कराना है तो वो कराएंगे। लेकिन जहां पर उनको कहीं भी लॉ के तहत या उसका जो टैक्स एडवाइजर है उसे सजेस्ट करेगा, वहां से वो टैक्स छुपाने की या चुराने की कोशिश करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है कि रियासत को अवाम के अंदर एतमाद पैदा करने की जरूरत है कि लोग खुद आए आपको टैक्स दें। काबरा, इसमें 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं, तो लेट्स डिस्कस फर्दर, अगर थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा भी इस पार्ट पे लग जाता है। नंबर 1, इसमें जो सारी फसाद की जड़ है ना, वो एक कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो नॉन फाइलर वाली है। ठीक है, अगर हुकूमत वाकई संजीदा है, लोगों को टैक्स नेट में लेके आए और उनके खिलाफ एक्शन ले कि वो कोई काम ना कर सके ऐसा जिसमें उनके असासे बढ़ा सकें, अपनी आमदन बढ़ा सकें, तो खुदारा नॉन टैक्स फाइलर की जो कैटेगरी बजट में रखी उसको खत्म करे। दुनिया में नहीं है। एक चीज हुकूमत की संजीदगी। दूसरा, मैं एक फाइलर हूं, टैक्स अवॉइडेंस मैं कर सकता हूं लीगली, मैं टैक्स एवेजन नहीं कर सकता। अवॉइडेंस अलाउड होती है, आप अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं, एवेजन डिसअलाउड है, इलीगल है। तो मुझे पकड़ने का तरीका क्या है? मुझे पकड़ने का तरीका यह नहीं है कि जो तमाम 59 लाख अफराद जिन्होंने गोशवारे जमा करवाए थे उनके ऊपर पाबंदियां लगा दो। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब इनको अपना काम नहीं आता। एफबीआर को होता क्या है कि टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिटर होते हैं, टैक्स ऑडिटर्स होते हैं, वो टैक्स का आपका ऑडिट करते हैं। आप उस ऑडिट में अगर कोई वो कमी बेशी आपकी देखता है, कोई नोटिस देते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, आपका सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा तरीका है कि आप तमाम के तमाम 59 लाख अफराद को चोर, आपको चोरी का शक है ना, तो चोरी का शक है, डाटा जरूर उनकी बात को सपोर्ट करता है। मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता, तो जो इन्फोर्समेंट है वो उसको बेहतर करना चाहिए। बल्कि मेरा तो ये आर्गुमेंट है कि अब टैक्स पॉलिसी में गुंजाइश नहीं रही, इन्फोर्समेंट में गुंजाइश है, लेकिन जिस रास्ते पे हुकूमत जाके करना चाह रही है नाज़रीन, वो रास्ता ठीक नहीं। हम चंद बड़े नंबर्स बता देते हैं। एफबीआर इस वक्त ये बात क्यों सोच रहा है कि उन्होंने ये रास्ता क्यों अख्तियार करना है। 20 लाख जो सैलरीड पर्सन है उन्होंने अपने
गोशवारे जमा करवाए थे जो टैक्स ईयर 2024 था। 20 लाख में से तकरीबन 6,30,000 थे जिनकी नील इनकम थी, 6 लाख सालाना इनकम से उनकी कम थी, तो 6,30,000 अफराद ने जीरो टैक्स पे किया। 12 लाख 4 अफराद ने अपनी जो सालाना आमदनी शो की वो 1 करोड़ रुपए से कम शो की। जो तकरीबन 15,000 सैलरी पर्सन थे उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा शो की और 93 अरब रुपया पे किया आउट ऑफ 268 अरब रुपया जो सैलरी क्लास ने पे किया था। जो इसके बाद आ जाते हैं जो जहां पे सारा झगड़ा पड़ा हुआ है, वो झगड़ा ये हुकूमत का ये ख्याल है कि जो नॉन सैलरीड पर्सन हैं असल में टैक्स चोरी वो लोग कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं नॉन सैलरी पर्सन टैक्स चोरी? तकरीबन 37 लाख अफराद ने जो नॉन सैलरी पर्सन बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उसमें उन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए थे। उन 37 लाख में 24 लाख ने नील पे किया, जिसको हुकूमत टारगेट करना चाहती है, जरूर करे। बाकी जो जिसने 1 करोड़ से ज्यादा अपनी आमदन जाहिर की वो थे सिर्फ 20,000 अफराद और उन्होंने तकरीबन 150 अरब रुपया टैक्स पे किया। कंपनीज के बारे में कहा जाता है कि बड़े ये एक फॉर्मल होते हैं और इनको बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए टैक्स चोरी करना। कंपनीज ने 945 अरब रुपए का टैक्स पे किया पिछले साल। टोटल कंपनियां पाकिस्तान में हैं तकरीबन 80,000। उन 80,000 में से 60,000 ने नील इनकम शो की। सिर्फ 5,600 कंपनियों ने जो है 938 अरब रुपए का टैक्स पे किया। उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा अपनी इनकम शो की। तो जो जितनी भी कंपनियां अपना गोशवारे जमा करवा रही हैं, डिस्क्लोजर दे रही हैं, उसमें से 99% कंपनीज ने जो 99% जो टैक्स था वो सिर्फ 5600 कंपनियों ने पे किया है आउट ऑफ 80,000 कंपनीज। तो ये एक बहुत बड़ा मसला तो है। रास्ता एफबीआर ठीक ले रहा है लेकिन तरीकेकार उनका गलत है। जरूर इन्फोर्समेंट बेहतर करें लेकिन ऐसे मत करें कि तमाम तकरीबन 60 लाख अफराद को आप चोरों की नजर से देखें। आप अपने जो इंटरनल ऑडिट विंग है उसको स्ट्रेंथन करें, ऑटोमेटिकली आपके मसले हल हो जाएंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और जो अहम इशू, एक और लगता है ऐसे कि हुकूमत ने सही कदम लिया है पेंशन रिफॉर्म्स का, लेकिन क्या लोग इसको सही तरीके से इसको रिसीव भी करेंगे या इसके ऊपर भी लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी? इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऐसी इस्लाहात जो माजी में हुकूमतें नहीं कर पाई वो उन्होंने कर दी हैं। और एक जो बोझ पाकिस्तान के ऊपर वो है जो पेंशनर्स और ख़ास करके जो बढ़ती पेंशन्स हैं। अगर आप 2024-25 का बजट देखें तो उसमें जो अब पाकिस्तान का जो सालाना पेंशन्स की मद में जो बोझ है वो 1,000 अरब रुपए तक पहुंच गया और हर साल इसमें बेपनाह इजाफा हो रहा है। खुद जो वज़ीर ख़जाना, इससे पहले भी जो वज़ीर ख़जाना रहे, वो कहते रहे हैं कि अगर इस मसले को हल ना किया गया तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन चीज़ साबित हो सकती है। और अब हुकूमत ने कम अज़ कम कुछ जो नए पेंशन्स की इस्लाहात हैं उन पर अमल दरामद करने का फैसला किया है, जिससे उनका ख्याल है कि शहबाज अरबों रुपए की बचत हो सकती है या ख़जाने के ऊपर बोझ जो है वो कम हो सकता है। ये इट इज़ नीड ऑफ द आवर, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो इस हफ्ते हुकूमत ने जिन रिफॉर्म्स पर अब फाइनली उसको नोटिफाई किया, अमल दरामद करने का फैसला किया है, डू यू थिंक इट इज़ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और इससे यकीनी तौर पर फ़र्क आएगा या जस्ट कॉस्मेटिक स्टेप है? ये नहीं, ये बिल्कुल भी कॉस्मेटिक स्टेप नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, इन्होंने कर दिया है। एक कोशिश इन्होंने की थी कि माली साल शुरू होने से पहले 27 जून को ECC की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये समरी गई कि ये जो पेंशन का पैकेज है जिसमें पेंशन जो है उसको कम किया गया है, तो उस वक्त उसकी मंजूरी ये नहीं हुई थी। कुछ ECC के मेंबरान का ये ख्याल था कि ये हुकूमत का ये इख्तियार नहीं है पेंशन कम या ज़्यादा करने का, ये इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो अपना जो अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर को डेलीगेट कर चुके हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान बात है, इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बट इवेंचुअली फिर जब इंटरनल डिस्कशंस हुई तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि बिल्कुल ये काम ऐसा है जिसको आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि जो ओवरऑल जो पैकेज है सिविल सर्वेंट्स का वो डिटर्मिन हुआ हुआ। पेंशन तो मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो रेगुलर उसके तहत ये एडमिनिस्टर हो रही थी। बहरहाल अभी इन्होंने फाइनली 10 सितंबर को ये इन्होंने नोटिफाई कर दिया है जो नया पैकेज है, जिससे
वैसे तो इनका जो ओरिजिनल इनका प्लान था कि कोई तकरीबन 175 अरब रुपए से लेकर 225 अरब रुपए की बचत होगी इन 5 सालों में। अब इनका ये ख्याल है कि चूंकि कुछ चीज़ों को कम्प्रोमाइज़ करना पड़े ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो 125 अरब रुपए का इनका ये ख्याल है कि 5 साल में बचत होगी, जिसमें तकरीबन 4 अरब रुपए से लेके 8 अरब रुपए तक की जो सेविंग है वो पहले साल, ये जो माली साल है इसके दरमियान इन्होंने फोरकास्ट किए। 4 बड़े इन्होंने काम किए, एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। although it is politically unpopular but it was needed। पेंशन जो है इसका चौथा बड़ा खर्चा है बजट का। सबसे बड़ा खर्चा कर्जों के ऊपर सूद, फिर दिफा, फिर तरक्याती बजट और फिर पेंशन। तरक्याती बजट और पेंशन तकरीबन बराबर आ चुके हैं, कह सकते हैं तीसरा बड़ा खर्चा, ये दोनों को अगर आप देख लें तो। अब इसके अंदर इशू ये है कि अभी तक इसका जो इतलाक है कुछ चीज़ों का तो आर्म फोर्सेस पे नहीं हो रहा। अभी इन द बिगिनिंग एक इन्होंने जो अच्छा काम ये किया है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ चले गए हैं कि जो नए एम्प्लॉइज सिविल सर्वेंट्स हायर होंगे फ्रॉम 1 जुलाई वो अब खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी पेंशन रिटायरमेंट पे मिलेंगे। दूसरा जो इनका एक है कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, पहले अनलिमिटेड पेंशन थी, कई दहाइयों तक पेंशन जा रही थी। अगर कोई मेल एम्प्लॉई है वो फौत हो जाते हैं तो उनकी बेवा फौत होगी तो उनके बच्चों को कोई उसके ऊपर कोई टाइम बार नहीं था। अब इन्होंने ये कर दिया है कि अब इन्होंने वो जो 1983 वाली जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको अमेंड किया है और आइंदा जो पेंशन होगी फैमिली पेंशन उसको इन्होंने कैप कर दिया 10 साल तक। ठीक है, उनके जो फैमिली है बेवा लेगी और अगर बेवा भी किसी वजह से इनएलिजिबल हो जाती है तो उनके बच्चे 10 साल तक जो है वो पेंशन ले सकते हैं। इसके अंदर एक और कंडीशन ये है कि 10 साल या 21 साल की उम्र, विच एवर इज लेटर, नहीं लेटर, विच एवर इज लेटर, तो 10 साल तो गारंटेड है। तो ये कि इन्होंने इसके अंदर एक तो ये चीज़ है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के जो इन्होंने रूल्स हैं वो अमेंड किए। सेम इज़ ट्रू फॉर द स्पेशल फैमिली पेंशन पैकेजेस जो शोहदा को आर्म फोर्सेस के और सिविल आर्म फोर्सेस के लोगों को मिलते हैं। उसके अंदर इन्होंने ये किया है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी के केस में तो है 10 साल, स्पेशल केस में इन्होंने 25 साल पे उसको लिमिट कर दिया। बट इन दोनों केसेस में अगर जो पेंशनर है और उसकी डेथ के बाद उसके जो बच्चे हैं अगर वो किसी वजह से भी वो डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उनको जो पेंशन है फॉर लाइफ टाइम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से वो जॉब नहीं कर सकते और उसकी जॉब ना करने की वजह उनकी एजुकेशन या कुछ नहीं होगी बट उनकी कोई डिफरेंट एबिलिटी होगी उनकी जो फिजिकल है, उस केस में वो 25 साल तक इन्होंने लिमिट कर दी है। और उसमें एक जो क्लैरिटी करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर किसी की सरकारी मुलाजिम की ज्यूरिंग मुलाजमत डेथ हो जाती है उस केस में क्या क्लैरिटी है कि ये स्पेशल फैमिली पैकेज में आ जाएंगे ना, फिर उनकी भी लाइफ टाइम उनकी फिर वो नहीं 25 साल में आ जाएंगे। तीसरा एक जो चीज़ है कि एक जो वॉलंटरली जो रिटायरमेंट लेते हैं सिविल सर्वेंट्स वो 25 साल का इंतज़ार करते हैं और 25 साल जो मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। उस केस में भी अब उन्होंने ये किया कि चूंकि गवर्नमेंट इस पे स्पेंड करती है एक सिविल सर्वेंट के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी और चीज़ें होती हैं, तो उसमें अब ये इन्होंने किया है विच इज़ अगेन अ गुड स्टेप कि अगर वो 25 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं तो जितनी भी उनकी सर्विस बाकी रह जाएगी, लेट्स से 10 साल उनकी जो सर्विस है वो बाकी रह जाती है तो हर साल के ऊपर उनको 3% की कटौती लगेगी ताकि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए कि वो जो ग्रॉस पेंशन वो ले रहा है उसमें कमी हो। नॉमिनल है बट इट्स अ गुड स्टेप, हो सकता है कल ये चेंज भी कर लें इस चीज़ को। और लास्टली एक और जो चीज़ है कि जो एनुअल पेंशन है, सालाना पेंशन भी एक सियासी फैसला होता है कि किसको कितनी पेंशन में इंक्रीज देना, वो भी उन्होंने उसको एक डिफाइन कर दिया है। जिस तरह पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी अब डिफाइन है कि सालाना इंक्रीज कितना मिलेगा BISP के बेनिफिशरीज को, यहाँ पे भी अब फार्मूला ये तय पाया है कि जो पेंशन होगी उसमें जो इजाफा होगा पेंशन में वो पिछले 2 साल में महंगाई की जो शरह रही है, वो शरह क्या होगी, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक जो इंडेक्स जारी करता है PBS, वो उसकी बेस होगी और उसका 80% 2 साल की महंगाई जो होगी उसकी एवरेज होगी, उस एवरेज का 80% जो है वो पेंशन में इंक्रीज मिलेगा आपको जब नई पेंशन में इंक्रीज अनाउंस होगा हर साल बजट के मौके पर। अगेन इट्स अ गुड स्टेप। इसमें जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होती हैं और लोगों के जो दिल जीतने के लिए फैसले होते हैं, जो फाइनेंशियली और फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उसका खात्मा होगा। एक दो और चीज़ें भी थी, अगर वो हो जाती तो बेहतर था कि जो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और कुछ और रिलेटेड चीज़ें हैं, कंट्रीब्यूशन का तो हो गया बट एक दो चीज़ें पेंडिंग रहेगी जो हुकूमत नहीं कर सकी। बट दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। आई होप कि इसी तरह की जो अच्छे मेयर्स हैं, जो फिजिकली रिस्पॉन्सिबल मेयर्स हैं, वो हुकूमत दूसरी साइड के ऊपर भी लेगी। बट एक ऐसा फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल फैसला हुकूमत कर बैठी है
वो मौजूदा हालात से किसी तरह से भी वो उसके साथ नहीं चलता, हुकूमत को शायद वो फैसला नहीं करना चाहिए। तो वो क्या फैसला था, इस पर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे जिक्र कर रहे थे कि जो पेंशन रिफॉर्म्स या इस्लाहात की गई हैं और जो फैसला किया गया यकीनी तौर पर एक अच्छा फैसला है। दो के जो इसके बेनिफिशरी हैं में भी उनको पसंद ना आए, लेकिन ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें इस तरह की इस्लाहात ज़रूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुद ही आपने शहबाज हिंट दिया था कि एक तरफ तो फैसला किया, लेकिन दूसरी तरफ वही जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसको किस तरीके से पर्सनल फेवर्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने 25 करोड़, दो के आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रकम बेशक ना भी हो, लेकिन टैक्स पेयर्स की मनी है एक ऐसे काम के लिए एलोकेट की जो एक तो उनका मैंडेट भी नहीं है और दूसरा मतलब एक बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए। तो ये असल में स्टोरी है क्या और क्यों ये एक गलत और इल एडवाइज डिसीजन है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? कामरान, अभी आपने बोला कि 25 करोड़ रुपया कुछ बड़ी रकम नहीं है। मैं इसको ऐसे लूंगा कि ये 25 करोड़ रुपया वो है जिसका हमें पता चल गया। इस बजट में जो तकरीबन 19,000 अरब रुपए का बजट है, उसमें कौन कौन से खानों में कितने कितने पैसे पर्सनल फेवर्स देने के लिए रखे हुए हमें नहीं पता चलता। जो चीज़ हमारे सामने आ जाती है हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। ये किस्सा मुख्तसर इसको रखते हैं, कुछ यूँ है कि बजट के मौके पर जो एक ग्रांट होती है, एक बजट का हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ग्रांट नंबर 45। ये जो बहुत बड़ी ग्रांट होती है, इसमें सब्सिडीज का पैसा होता है और जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए बजट रखा जाता है। उस ग्रांट के अंदर एक प्राइवेट फाउंडेशन है, नूरानी फाउंडेशन, उसके लिए इन्होंने 25 करोड़ रुपया मुख्तस किया किस काम के लिए कि ये जो फाउंडेशन है वो सवाबी के एरिया में एक बोर्डिंग स्कूल जो है वो तामीर करेगी। ये एक प्राइवेट एंटिटी है। पहली बात ये कि हमारा ये जो स्टोरी, हमारी स्टोरी नूरानी फाउंडेशन के बारे में नहीं, ये कोई भी फाउंडेशन हो सकती थी। और जो भी फाउंडेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान में काम करें, हम उनको इंकरेज करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि हुकूमत के पास वसाइल नहीं है कि वो जो मुस्तहक लोग हैं उन तक ये पहुँच सके। तो नूरानी फाउंडेशन जो है वो जो नीडी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास वसाइल नहीं होते, तो उनको बोर्डिंग स्कूल्स उनके लिए बना के वहाँ पे उनको रख के उनको अच्छी तरबियत या तालीम देने की कोशिश करते हैं, विच इज़ क्वाइट मतलब इनकरेजिंग थिंग और हमारे माशरे की ये खूबसूरती है। नूरानी फाउंडेशन ने अप्रोच किया वजारत ख़जाना को कि हम एक 60 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं सवाबी में, तो आप हमें उसके लिए 25 करोड़ रुपए कम अज़ कम दीजिए। तो इसमें वजारत ख़जाना ने खामोशी से बजट के अंदर वो पैसा रख दिया। मामला तब सामने आया जब इसको रिलीज करने के लिए वो फाइल वर्क सारा स्टार्ट हुआ। अब जो आपको पता है जो बजट की जो पिंक बुक्स होती हैं वो 4 किताबें इतनी मोटी मोटी होती है, कोई भी उसको पढ़ना गवारा नहीं करता। मैंने भी जब उसको खोल के देखा तो मुझे लगा कि ये पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। हुकूमत से यहाँ पे ये गलती हुई कि उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बगैर किसी अप्रूवल्स के, एक बजट के पैसे का तो अप्रूवल था बट वो पैसा आगे जब खर्च भी होना तो उसके, अगर गवर्नमेंट ने खर्च करना तो उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी उसकी बनती है, उसके सारे कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं। ये पैसा इनको देने की इन्होंने फैसला किया और उसके लिए एक स्पेशल वेंडर नंबर जनरेट करवाया गया अकाउंटेंट जनरल फॉर पाकिस्तान रेवेन्यू से। बट मामला जब हमने उठाया तो हमने जब वजारत ख़जाना से बात की तो प्रॉब्ली दे कुड नॉट डिफेंड इट। उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम इसको रिवर्स कर देते हैं, विच इज़ अगेन अगर वो चाहते तो इसको अपना वो कोशिश भी कर सकते, इस चीज़ को इंसिस्ट कर सकते हैं। उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया। नाज़रीन, वजारत ख़जाना ने फाइनली ये फैसला किया कि ये जो ग्रांट 25 करोड़ रुपए की नूरानी फाउंडेशन को जारी होगी, वो अब उन्होंने कहा जी हम जारी नहीं करेंगे। हमने वो ग्रांट जो है वो वापस ले लिया उनसे। बट उनके जो तर्जुमान थे उनका ये ख्याल था कि जो एक कानून है जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में एक सेक्शन 6 है, वो इस चीज़ पे एम्पावर करता है कि ये जो इस तरह का पैसा दिया जा सकता है। अगर एक इनेबलिंग क्लॉज है उसका मतलब ये नहीं है कि बगैर किसी चीज़ के अब एक प्राइवेट जो है एक प्रोजेक्ट उसके लिए पैसा दे दें। अच्छी बात यह है कि ये पैसा वापस हो गया है। नूरानी फाउंडेशन से भी हमने रब्ता किया था कि आपको इस पैसे की क्यों जरूरत पड़ी, तो उनका ये मौक़िफ़ ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में ग्रांट्स इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल काम है, जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो इसलिए हमने हुकूमत से मदद मांगी थी। बहरहाल इनका नीयत जो भी हो, हुकूमत का जो के पास जो वसाइल होते हैं हुकूमत के नहीं होते, वो आवाम के होते हैं और इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो हुकूमत की होनी चाहिए। और जब इशू रेज हुआ तो अब जो है वो पैसा वापस हो गया। तो लेट्स होप कि आइंदा इस किस्म की कोई चीज़ बजट में नहीं होगी। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अब यूएस ने और कौन सी नई सैंक्शंस हैं वो जो लगाई हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इफेक्ट करेंगी। स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका से आज एक और ख़बर, और वो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और ख़ास करके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल हैं उस पर पाबंदियां आयद की हैं। इन 5 कंपनियों में 4 का ताल्लुक चीन से है, एक का पाकिस्तान से, और जो इंडिविजुअल हैं वो भी चाइनीज़ हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट उन पर यह इल्ज़ाम है कि ये जो कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पर जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, इससे जुड़े जो टेक्नोलॉजी है या जो साजो सामान है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुबैना तौर पर ये मुंतकिल कर रहे थे। और अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है। अब जिन कंपनियों का इसमें ऑफ कोर्स जिक्र किया गया उन पर बुनियादी तौर पर शहबाज इल्ज़ाम यही है कि पाकिस्तान के जो कई जो मिसाइल प्रोग्राम है, मसलन शाहीन 3 और अब्दाली, उसमें ये कुछ ऐसे जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे। जी हाँ, शाहीन 3 एंड अबाबील के इनको वो प्रोवाइड कर रहे थे। और ये कोई नई बात नहीं है। जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तौजीह पेश की, उन्होंने कहा क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना जो हैं एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जिसे कहते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है एक। ये जो 7 G7 के कंट्रीज़ हैं, पहले इन्होंने एग्री किया था, फिर इसमें 35 और ममालिक भी शामिल हैं। ये कोई बाकायदा एक ट्रीटी नहीं है बल्कि इनफॉर्मल अग्रीमेंट है कि कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है जिससे बड़े पैमाने पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए जा सकते हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, तो उसको वो डिस्करेज करेंगे और इसकी सर्वेलेंस करेंगे। तो पाकिस्तान और चीन तो इस इनफॉर्मल फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये जो कंपनीज हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। अब जो पाकिस्तान है, अगर आपको याद हो तो इस साल अप्रैल में भी कोई 4-5 कंपनीज जो हैं, एक बेलारूस की थी, बाकी चीन की थी, उन पर भी इसी तरह की पाबंदियां आयद की गई थी। अब जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, और कभी भी हमने माजी में भी कहा अमेरिका ने इस तरह के कभी कोई शवायद पेश नहीं किए। और फिर उनके डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि खुद अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की बात करता है कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं देने चाहिए, और दूसरी तरफ अपने इत्तेहादियों को वो इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्राहम करता है। बल्कि उसकी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जो यूक्रेन के अंदर अभी टेंशन चल रही कि यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम अब रशिया ने लगाया है कि जो यूके जो है उनको जो मिसाइल प्रोवाइड कर रहा है कि वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और रशियन प्रेसिडेंट ने ये थ्रेटन किया है कि अगर अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो अमेरिका और बाकी मगरबी ममालिक प्रोवाइड करते हैं यूक्रेन को, अगर वो इस्तेमाल करेंगे रशिया के खिलाफ, तो फिर हम उसका बदला लेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड तो हैं कि एक तरफ तो आप दो के पाकिस्तान डिनाई करता है कि इस तरह की हमारी कोई अरेंजमेंट है, लेकिन जब आप बात करते हैं इस तरह की तो आपके डेफिनेटली यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड तो नजर आते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि जो इजराइल गजा में जो कुछ कर रहा है, जो जितना वेपन है वो ज़्यादातर तो आप अमेरिका उनको प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पर मासूम बच्चों को जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर अमेरिका बिल्कुल खामोश रहता है। कामरान, असल इसमें इशू ही यही है कि ये किसको मतलब कौन ये डिटरमिन करेगा कि ये वाली जो ट्रेड है डिफेंस आलात में होनी चाहिए और कौन करेगा कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली ट्रेड यूक्रेन के साथ हो, इसराइल के साथ हो, फिर तो ठीक है। और यही ट्रेड जो है वो अगर चीन और पाकिस्तान की हो, चीन और रशिया की हो, तो वो इलीगल है और उस रिजीम की वायलेशन है। यही वजह है कि अब इस स्टेज के ऊपर जो ओवरऑल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं दुनिया के, अमेरिकन जो है या अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया से बहुत तेज़ी से वो इरोड हो रहा है। और देयर यूज्ड टू बी अ टाइम when the US was a superpower, it is no more a superpower. अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये मैं कल भी किसी चाइनीज़ डिप्लोमेट से बात हो रही थी, तो मुख्तलिफ जो चाइना और यूएस के दरमियान टसल है और डिफरेंट बड़ी ओपन कैंडिड डिस्कशन हुई कि अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर कि जो चाइना है वो हैविली सब्सिडाइज करता है अपनी इंडस्ट्री को, इसलिए दुनिया की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो कंपेटिटिव नहीं है, रह सकती। तो वो चाइनीज़ डिप्लोमेट ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर सब्सिडी ही इतना आसान होता तो हमने किसको रोका है? आप पूरी दुनिया अपनी कंपनीज को सब्सिडी दे के, क्या सब्सिडी देने से टेक्नोलॉजिकल एज हो जाता है? तो उन्होंने कहा कि जहां जहां अमेरिका हमारे साथ compete नहीं कर सकता वहां पर ये इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन जहां पर उनका एज है वहां पर वो इस तरह की बात नहीं करते। सब्सिडी तो चाइनीज भी दे रहे हो, सब्सिडीज अमेरिकन भी दे रहे हैं, लेकिन ये बात की वजन है बस नहीं, और बाकी इस बात का वजन है कि सिर्फ पाकिस्तान में भी हम देखें सब्सिडी का बड़ा रिवाज है। तो अगर तो इतना आसान होता कि आप सिर्फ सब्सिडी दे के
आप मतलब टेक्नोलॉजी में और एक इनकलाब ला सकते हैं, तो फिर तो हर कोई मुल्क कर सकता। तो बात यह है कि सिलेक्टिव उनकी अप्रोच है। इस बात में वजन ज़रूर है कि जहां पर वो लीगली या अदरवाइज compete नहीं कर सकते चीन के साथ। चीन इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हर टेक्नोलॉजी के एतबार से वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका। तो वहां पर पूरे इस तरह के जो उनके पास कंट्रोल तो अभी भी आपको पता है कि अमेरिका ही करता है पूरी दुनिया का, वो फाइनेंशियल निज़ाम हो, बाकी वो मामलात हों। और आपने वो जिक्र भी IMF का भी हमने जिक्र किया था, आप ही की खबर में जिक्र भी था, वो हमने तस्करा भी नहीं किया कि जिसमें एक कंडीशन ये भी है कि कुछ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या प्रोसेसिंग जोन्स हैं उस पर कल बात करेंगे, कल बात करेंगे ना, प्रोग्राम तो वो भी अगेन वो कहीं ना मतलब कहीं उसकी कुछ तुक नहीं बनती, वो ऐसी शर्त है, बट चाइना को वो हिट कर रहे हैं। तो कल उस पर बात करेंगे कैसे एक लिहाज से पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स खेली जा रही है उसका भी कहीं ना कहीं जो है वो विक्टिम है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।